बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 6 स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हम नॉलेज 6.2 को कर रहे थे, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। और इसी नॉलेज के अंदर जो हमारे SLO थे वो 3 SLO हमने डिस्कस करने थे, जिसमें हमने 2 SLO को लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। अब हमारा लास्ट वन जो SLO है, जिसमें क्या है, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द यंग मॉडुलस ऑफ अ मेटल वायर। एक मेटल वायर का यंग मॉडुलस कैलकुलेट करना है, लेकिन एक्सपेरिमेंट के थ्रू करना है। अब वो किस तरह से करेंगे, आइए उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग से पहले हम जरा यंग मॉडुलस को अगर दोबारा डिफाइन कर लें, तो हमने ये बात की थी कि अगर आपके पास कोई भी एक वायर है, मेटल वायर है, उसके ऊपर अगर हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उस स्ट्रेस की वजह से उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, और ये स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे विद इन द इलास्टिक लिमिट। विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर ये हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये है कि अगर आप स्ट्रेस यहां पे स्ट्रेन को डबल करते हो तो मटेरियल के अंदर जो स्ट्रेस है वो भी डबल होगी। अगर आप मटेरियल में स्ट्रेन को 4 टाइम्स करोगे तो वहां पे जो स्ट्रेस जनरेट होगी मटेरियल के इनसाइड वो भी 4 टाइम्स होगी। यानी जिस रेशो से एक क्वांटिटी बढ़े उसी रेशो से दूसरी क्वांटिटी बढ़े, लेकिन विद इन द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट को आसान अल्फाज में अगर आप डिस्कस करो तो आप ये कह सकते हो कि अगर हमारी जो अप्लाइड फोर्स है वो कोहेसिव फोर्स की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है उसको एक्सीड ना करे, उसके अंदर अंदर, यानी टेम्पररी डिफॉर्मेशन के अंदर अंदर हमारे पास स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर हमने परमानेंट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर दी तो फिर ये रिलेशन ओबे नहीं होगा, जिसे हम हुक्स लॉ का नाम देते हैं। खैर, हमने फिर ये इसको ऐसे भी लिखा था कि अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वलिटी में चेंज करें तो यहां पे एक कांस्टेंट प्लेस करना पड़ेगा, और इस कांस्टेंट को हमने नाम दिया था इलास्टिक मॉडुलस। तो इलास्टिक मॉडुलस हमारे पास किसके बराबर आ गया, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। और एक बात याद रखो, ये कांस्टेंट की जो बात की जा रही है ये विद इन द इलास्टिक लिमिट की जा रही है। इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर हम इस इलास्टिक कांस्टेंट को डिस्कस करते हैं, जिसे आप इलास्टिक मॉडुलस भी कह देते हो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का नाम भी देते हो। अच्छा, अब ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इसकी 3 टाइप्स भी आगे हमने पढ़ी थी। एक होता है यंग मॉडुलस, एक होता है बल्क मॉडुलस, और एक हमारे पास था शियर मॉडुलस। हमारा अभी जो फोकस होगा वो यंग मॉडुलस के ऊपर होगा। और यंग मॉडुलस किसके साथ एसोसिएटेड है, अगर हम डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं, लीनियर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं, यानी लेंथ वाइज चेंज करते हैं, तो लेंथ वाइज चेंज करने में जो हमारा वहां पे इलास्टिक मॉडुलस डिस्कस किया जाएगा दैट विल बी द यंग मॉडुलस। तो अब इस यंग मॉडुलस को कैलकुलेट करने की बात करनी, लेकिन इससे पहले एक और बात, ये जो हमारा इलास्टिक मॉडुलस होता है चाहे वो किसी भी तरह का है, वो आपको क्या बताता है, वो हमें किसी मटेरियल की स्टिफनेस के बारे में बताता है कि कोई भी मटेरियल कितना स्टिफर है, उसकी कितनी ज्यादा रेजिस्टेंस है अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन। जो आसानी से डिफॉर्म हो जाएगा इसका मतलब उसकी रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन कम है, उसका इलास्टिक मॉडुलस भी कम होगा। लेकिन अगर किसी को डिफॉर्म करना डिफिकल्ट होगा तो आप कहोगे उसकी रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन ज्यादा है, उसका इलास्टिक मॉडुलस भी ज्यादा होगा। खैर, जनरली जो यहां पे यंग मॉडुलस की बात की जा रही है, इट इज द मेजर ऑफ द स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल। ठीक हो गया। अब इसको हमने मेजर करना है, और इसको मेजर करना है एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली मेजर करने से पहले मैं जरा इसका एक फार्मूला बिल्डअप करूंगा और फिर हम इसको एक्सपेरिमेंटली डिस्कस करेंगे। वो फार्मूला यहां से मैंने लिख दिया है कि यंग मॉडुलस के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो हमारे पास Y है, और ये किसके बराबर होता है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अच्छा, ये स्ट्रेस कौन सी होगी, टेंसाइल स्ट्रेस होगी, इसके साथ आप टेंसाइल भी लिख सकते हो, और स्ट्रेन भी कौन सी होगी, टेंसाइल स्ट्रेन होगी। टेंसाइल में लेंथ में आप जब चेंज कर रहे हो, लेंथ को इंक्रीज कर रहे हो, तो उस केस में जो स्ट्रेस और स्ट्रेन होती है उसके लिए आप वर्ड इस्तेमाल करते हो टेंसाइल का।
और अगर वॉल्यूम में चेंज कर रहे होगे तो फिर वॉल्यूम साथ आ जाएगा, और अगर शेप को चेंज करोगे तो फिर हमारे पास आज शेप आ जाएगा। लेकिन अगर लेंथ चेंज करोगे तो यंग मॉडुलस है, वॉल्यूम चेंज करोगे तो बल्क मॉडुलस है, और अगर आप शेप को चेंज करते हो तो तब जो मॉडुलस डिस्कस किया जाता है वो हमारा शियर मॉडुलस होता है। खैर, अब स्ट्रेस तो आपको पता है फोर्स ओवर एरिया के बराबर है। अच्छा, ये मुझे दिखाना है आपने, फोर्स जो है यहाँ पे, ये जो स्ट्रेस है ये हमारे पास फोर्स ओवर एरिया लिखा जा रहा है, और जो स्ट्रेन है इसको आप लिखते हो चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। इसमें यहां पे मैंने चेंज इन लेंथ को x कह दिया है और ओरिजिनल लेंथ को यहां पे l कहा जा रहा है, तो ये मैंने इनकी वैल्यूज पुट कर दी है। और अगर आप देखो तो ये नीचे वाली चीज ऊपर जाके उलट जाएगी, तो ये हो जाएगा l ओवर x, f ओवर a एज इट इज। तो हमारी जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसमें ये मैंने इसको रीअरेंज कर दिया है, तो ये आ गया f ओवर x इंटू l ओवर a। अच्छा, ये अब f ओवर x को तो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले मैं जरा एरिया की बात करता हूं। ये एरिया कौन सा है जिसपे फोर्स लगाई जा रही है, जिसपे नॉर्मल फोर्स लगाई जा रही है। और चूंकि आप मेटल वायर की बात कर रहे हो तो मेटल वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे होते हैं। ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, तो इसी का एरिया हमने यहां पे यूज करना है। तो बता सकते हो कि ये जो क्रॉस सेक्शन है ये किस शक्ल का है? हाँ जी, ये सर्कुलर फॉर्म का है, ये सर्कल की शक्ल में है। और इसका एरिया अगर कैलकुलेट करना हो तो हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे सर्कल का एरिया निकाला जाता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके आप इस क्रॉस सेक्शन का एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, अगर हमें यहां पे एरिया चाहिए। अच्छा, इसको डायमीटर के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप जानते हो कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, डायमीटर ये पूरा, ठीक है। तो डायमीटर को अगर हाफ कर दोगे तो ये रेडियस बनेगा। इस तरह से जो एरिया हमारे पास आ जाएगा ये पाई एज इट इज, और आर की जगह पे d/2 लिखा जाएगा और इसका स्क्वायर लिखेंगे, ठीक हो गया। और ये हमारे पास बन जाएगा पाई d स्क्वायर ओवर 4। तो एरिया को मैंने डायमीटर की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर दिया। आप जरा इसमें देख लो कि ये मैंने एरिया की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे तो L ओवर पाई आर स्क्वायर आ गया, और R की जगह पे d/2 भी पुट कर सकते हैं। अब ये जो चीज है हमारे पास F ओवर x, इसको हमने एक्सपेरिमेंटली मेजर करना है। वैसे तो इसमें अभी जो डायमीटर है या रेडियस है इसको भी एक्सपेरिमेंटली मेजर किया जाएगा। पहले तो मैं F ओवर x की बात करता हूं। F ओवर x क्या है? F यहां पे हमारी अप्लाइड फोर्स है और x यहां पे एक्सटेंशन है, चेंज इन लेंथ है। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं यहां पे फोर्स और एक्सटेंशन के दरमियान, फोर्स को y एक्सिस के लॉन्ग और एक्सटेंशन को अलॉन्ग x एक्सिस ले लें, इसको डेल्टा L कह लें या x कह लें, तो हमारे पास अगर ये ग्राफ इस तरह का आ जाता है, सपोज करें स्ट्रेट लाइन आ गया, मैं अब अगर इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालता हूं तो स्लोप निकालने के लिए मुझे इस ग्राफ की जो मैक्सिमम हाइट है उसको देखना पड़ेगा, वो हमारे पास f के बराबर आ गई। और इसमें जो हमारे पास बेस है वो भी देखना पड़ेगी, वो हमारे पास x के बराबर होगी। इस तरह से ये f आ गया, ये x आ गया। मैं अब अगर स्लोप कैलकुलेट करता हूं तो स्लोप मेरे पास किसके बराबर आएगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर फोर्स हो गई और बेस यहां पे x हो गई। तो इट मीन ये जो f ओवर x है ये बेसिकली किसके बराबर है? ये फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ का स्लोप है, फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ का स्लोप है। और स्लोप को आप ग्रेडियंट का नाम भी देते हो, स्लोप कैन बी कॉल्ड एज ग्रेडियंट। तो मैंने इसको यहां पे ग्रेडियंट कह दिया है, ग्रेडियंट ऑफ द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। ये क्या है? f ओवर x है। तो f ओवर x की जगह पे मैंने ग्रेडियंट ऑफ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ लिख दिया है, और L एज इट इज, और A की जगह पे पाई आर स्क्वायर लिख दिया। और जब मैंने R की जगह पे ये d/2 पुट किया तो हमारी ये जो फॉर्म है कुछ इस तरह की बन गई। ये हमारा मेन फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूले से हमने यंग मॉडुलस निकालना है, लेकिन उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमें क्या क्या चीजें यहां पे गिवन हैं। एक तो लेंथ भी हम निकालेंगे, ये सारे पैरामीटर एक्सपेरिमेंटली निकाले जाएंगे। लेंथ कैलकुलेट करेंगे एक्सपेरिमेंटली, और फिर हम डायामीटर भी निकालेंगे, और फिर ग्रेडियंट को भी देखेंगे। तो तीन फैक्टर हैं
जिनको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास यंग मॉडुलस आएगा। तो आइए इसको हम कैलकुलेट करने का प्रोसीजर जो है वो सीखते हैं। एल यहां पे ओरिजिनल लेंथ है, डी यहां पे वायर का डायामीटर है, और ग्रेडियंट मीन स्लोप ऑफ द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। लो बेटा इसकी तरफ आते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जहां से हमने ये सारी कैलकुलेशन करना है। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में है क्या, हम जिस मटेरियल का यंग मॉडुलस निकालना चाहते हैं उसको एक वायर की फॉर्म में ले लेंगे। नॉर्मली मेटल वायर की बात की गई है, तो जिस मेटल का यंग मॉडुलस निकालेंगे हम उसको क्या बनाएंगे, उसको वायर की शक्ल में ले लेंगे। अब उस वायर के एक एंड को हम क्लैंप कर देंगे, फिक्स कर देंगे। जैसे यहां पे टू ब्लॉक्स के दरमियान हमने एक एंड को फिक्स किया हुआ है, ठीक हो गया। और दूसरे एंड को एक पुली के ऊपर से गुजार के इसके साथ एक हुक अटैच कर दी है, जहां पे आप क्या कर सकते हो, कोई लोड हैंग कर सकते हो। इसके अलावा ये सारा सेटअप टेबल के ऊपर है, और टेबल के ऊपर ही हम एक स्केल, एक रूलर, मीटर रूलर होता है ना, इसके ऊपर एक मीटर रूलर को हॉरिजॉन्टली प्लेस कर देंगे। ये रूलर का काम क्या है, इस रूलर की हेल्प से हम लेंथ की मेजरमेंट करेंगे, ओरिजिनल लेंथ भी मेजर करेंगे, एक्सटेंशन भी मेजर करेंगे, तो ओवरऑल वो सारी लेंथ ही होती हैं। तो हमने यहां पे लेंथ को मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ रूलर। अच्छा एक और बात कि ये जो वायर है हम इसको बिल्कुल पहले स्ट्रेट और स्ट्रेच्ड फॉर्म में रखेंगे, ताकि अगर इसमें झोल ना हो, सैग ना हो। अगर इसमें सैग आ गया या सैज आ गया तो फिर ये हमारी जो मेजरमेंट होगी, जिस लेंथ को भी मेजर कर रहे हैं, जोन सी एक्सटेंशन भी मेजर कर रहे हैं, उसमें एरर आ जाएगा। तो एरर को मिनिमाइज करने के लिए हमने क्या करना है, हमारी ये जो वायर है ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। तो स्ट्रेट करने के लिए हम एक स्मॉल लोड जैसे हुक है कोई, वो अटैच कर दी, जिससे बिल्कुल ये स्ट्रेट हो गई। क्लियर हो गया बेटा। अब करते क्या है, इसके बाद क्या किया जाता है यहां पे कि जो फिक्स, अच्छा इस वायर के ऊपर हम एक मार्कर, एक निशान लगा देते हैं, कहीं भी लगा देंगे, वो हम यहां पे एक निशान लगा देंगे, उसे हम मार्कर कह लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे कि फिक्स पॉइंट से उस मार्कर तक जितनी भी वायर की लेंथ है उस लेंथ को मेजर करेंगे। जैसे फर्ज करो ये ए पॉइंट पे हमने वायर के ऊपर निशान लगाया हुआ है, ए पॉइंट हमारा एक मार्कर हो गया, और फिक्स पोजीशन से यहां तक की जितनी भी लेंथ है इसको हम ओरिजिनल लेंथ कह लेते हो एल नॉट। ये हमारी ओरिजिनल लेंथ हो गई एल नॉट। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम यहां पे जो हुक लगाई है इसके साथ कोई लोड अटैच करेंगे। बेटा जैसे हम लोड अटैच करेंगे तो बताओ लोड का जो वेट है वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और वही जो वेट है वो यहां पे एज ए अप्लाइड फोर्स काम करेगा, जिसे आप mg के बराबर लिख सकते हो। और जब किसी भी वायर के ऊपर आप फोर्स लगाओगे, यहां भी ये mg एज ए अप्लाइड फोर्स है, तो होगा क्या, इसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी, इसमें स्ट्रेचिंग होगी। तो अगर इसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो जाती है तो बताओ वो मार्कर जो हमने इस वायर के ऊपर लगाया था उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अब जिस भी ये न्यू पोजीशन पे जाता है मार्कर, उसको भी नोट किया जाता है। फर्ज करें ये हमारी न्यू पोजीशन है, यहां पे बी पोजीशन सपोज करो न्यू पोजीशन है, तो न्यू पोजीशन की फिक्स एंड से जितनी भी लेंथ बनती है उसको नोट करेंगे। ये हमारी फाइनल लेंथ हो गई आफ्टर अटैचिंग अ लोड। लोड अटैच किया और लोड का जो वेट है वो एक्ट कर रहा है एज ए अप्लाइड फोर्स, और उस अप्लाइड फोर्स ने इस वायर के अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर दी, और उस एक्सटेंशन को अब हमें निकालना है। बताओ हमारे पास जो इनिशियल मार्कर पॉइंट है और फाइनल मार्कर पॉइंट जो बना है, इन दोनों के दरमियान ये हमारी एक्सटेंशन बनेगी, ये हमारी चेंज इन लेंथ है। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप फाइनल जो मार्कर की पोजीशन बनी है उस लेंथ को नोट करो, और जो इनिशियल मार्कर की पोजीशन है उस लेंथ को भी नोट किया है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्सटेंशन आ जाएगी। इसे डेल्टा एल कह लो या एक्स कह लो। तो इस तरह से हमने एक लोड हैंग किया और मतलब एक अप्लाइड फोर्स लगाई और उसके अगेंस्ट एक्सटेंशन को नोट कर लिया। अच्छा अब ये वाला जो काम है ये हमने ग्रेजुअली यहां पे लोड बढ़ाते जाना है। जब लोड बढ़ाएंगे
तो उसके अगेंस्ट जो अप्लाइड फोर्स है वो भी बढ़ती जाएगी, और ईच अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट जो हमारा मार्कर है उसकी जो फाइनल पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, और उस फाइनल पोजीशन को नोट करके हम इनिशियल पोजीशन जो एल नॉट है उसमें से माइनस करते जाएंगे, और इस तरह से हमारे पास ईच अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट क्या कैलकुलेट हो जाएगा, एक्सटेंशन नोट होती जाएगी। तो हमारे पास एक डाटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डाटा। अब उस डाटा से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। वो ग्राफ प्लॉट करना मैं आपको यहां पे एक सिमुलेशन से भी सिखा देता हूं। ये देखिए मेरे पास, वैसे तो ये सारा सेटअप थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन हमने सिर्फ ग्राफ प्लॉट करना सीखना है। तो इस ग्राफ प्लॉट करने को सीखने के लिए आप जरा देखें, पेश कर दो। ठीक है, अब ये हमारे पास मैसेज हैं, यानी 50 ग्राम ईच टाइम हम 50 ग्राम मैस ऐड करेंगे, और उस 50 ग्राम का जो वेट होगा वो हमारी अप्लाइड फोर्स होगी। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैं इसको ऐड मैस को क्लिक करता हूं, इसका मतलब यहां पे एक 50 ग्राम मैस ऐड हो गई, और ये जो मीटर रूलर लगा हुआ है इसमें ये हमारे पास रीडिंग आ जाएगी। बताओ ये रीडिंग कहां पे आ रही है, 30 से आगे कितने डिवीजन आगे गई है, 1 2 और 3, यानी ये 33 यहां पे रीडिंग मर रही है, और जो स्केल बना हुआ है उसमें ये 33 मिलीमीटर है। तो 33 मिलीमीटर को हम यहां पे लिख देते हैं, 33 को यहां पे लिख दे जरा। अब ये 33 जो मिलीमीटर रीडिंग ली है डिस्प्लेसमेंट की, एक्सटेंशन की, उसको यहां पे ग्राफ के ऊपर मार्क करना है। लेकिन ये किस मैस के अगेंस्ट है, ये हमारी 50 ग्राम मैस के अगेंस्ट है। तो जरा आप इसको जरा ट्रांसफर करते हैं, ये मैं ट्रांसफर करूंगा, ये पॉइंट आ गया, यानी अगर आप देखो इस तरफ हमारी मैस है और इस तरफ हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां पे आप देख रहे हो कि एक पॉइंट मार्क हो गया। इस तरह से हम वहां भी क्या करेंगे, जो हमने एक्सटेंशन और फोर्स की वैल्यूज नोट की हैं, ईच एक्सटेंशन किसी फोर्स की वजह से है, तो वो ईच फोर्स और ईच एक्सटेंशन वो एक पॉइंट को जाहिर करेंगे। ऐसे ही दूसरी फोर्स होगी तो दूसरी एक्सटेंशन बनेगी। अब हम क्या करते हैं कि एक और वेट हैंग कर लेते हैं, यहां पे एक और वेट हैंग करेंगे, तो पहले 50 ग्राम है, 50 ग्राम और ऐड करेंगे, 100 ग्राम ऐड हो जाएगा। ये मैंने 100 ग्राम ऐड कर दिया, और अब ये जो यहाँ पे वायर में स्ट्रेचिंग हुई और वायर की जो लेंथ है वो बढ़ गई है। ये वायर हमारे पास जिसमें स्ट्रेचिंग होती जा रही है, और उस स्ट्रेचिंग को हम इस रूलर से मेजर कर रहे हैं। अब रीडिंग कहां पे चली गई है, ये हमारे पास 35, और ये आगे नीचे हमारे पास किसके बराबर है, 36 के बराबर आ गई। तो यहां पे हम 36 को लिख देते हैं। अब इसको ट्रांसफर करते हैं ग्राफ के ऊपर, ये ग्राफ के ऊपर एक और पॉइंट आ गया। ऐसे ही अब अगेन हम मजीद वेट हैंग करते हैं, मैं ऐड वेट करने लगा हूं, मजीद वेट यहां पे ऐड हो गया। अब जो रीडिंग है वो आप बताएं कि कहां पे चली गई है, ये रीडिंग तकरीबन हमारे पास 39.5 पे आ गई। तो यहां पे 39.5 को लिख दें, और अब इसको जरा ट्रांसफर करते हैं ग्राफ पे, ये हमारे पास पॉइंट मार्क हो गया। यानी ईच जो हम मैस ऐड कर रहे हैं वो बेसिकली एक फोर्स है, और उस फोर्स के अगेंस्ट जो एक्सटेंशन आ रही है वो भी हम नोट करते जा रहे हैं, और इस डाटा को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते जा रहे हैं। अच्छा, अब ये ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। अब मजीद अगर वेट हैंग कर लेते हैं, तो हमारे पास अब जो एक्सटेंशन है वो चली गई हमारे पास तकरीबन ये यहाँ पे 40 था, और ये 45 है। कितनी वैल्यू आ रही है जरा देखें इसको, ये बीच में गायब हो गया, इसमें ये बनेगा 44 के करीब, 43 जरा ऐड कर दें यहाँ पे। ये हमारे पॉइंट आ गई। अब मैं क्या करता हूं कि यहां पे मजीद चलो एक और वेट हैंग कर लेते हैं। अब जो रीडिंग है वो हमारे पास 46 के 45.5 आ गई, वो भी जरा ऐड कर दें 45.5, और इसको भी ट्रांसफर कर दें, ये लाइनें आ गई। अब मैंने क्या करना है कि इसको गो टू कैलकुलेशन के लिए मैं अब ये ग्राफ, ये पॉइंट्स आ गए, इन पॉइंट्स को मैंने मिलाना है। ये एक मेरे पास लाइन है, इस लाइन को मैं उठाऊंगा और यहां पे एडजस्ट कर दूंगा।
यानी इस तरह से लाइन को एडजस्ट करना, मैक्सिमम जो पॉइंट्स हैं वो आपस में मिल जाएं। ये पॉइंट्स यहां पे मिल गए, ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई। अब मुझे अगर इस स्ट्रेट लाइन का यहां पे स्लोप कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये अब इसमें जरा आप देखें कि हमारे पास इस ग्राफ में जो हॉरिजेंटली अगर चीजों को देखना है तो यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रा करो हॉरिजेंटल एक्सिस के अलोंग। सपोज करो इधर हमारे पास एक्सटेंशन है, आप उल्टा समझ लो, क्योंकि हम नॉर्मली जो ग्राफ प्लॉट करते हैं वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स लेते हैं और एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो हम यहाँ पे एक्सटेंशन लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो इसको आप भूल जो समझो इस तरफ डिस्प्लेसमेंट है और इस तरफ हमारी फोर्स है। तो अब मैंने दोनों जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है वहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर देने। अब जो फाइनल रीडिंग है वो कितनी क्या मिल रही है? 0.2 यहाँ है, 0.3 यहाँ पे है, इसका मतलब ये वाली रीडिंग 0.25 पे है। और इधर अगर आप देखो तो यहाँ पे 0 है, ये हमारे पास क्या होगा? 0.05, ये 0.05 है। तो ये 0.05 रीडिंग होगी इनिशियल और ये फाइनल रीडिंग 0.25 है। तो अगर मैं यहाँ पे यहां से लेके यहां तक लेंथ मेजर करना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे ये बेस चाहिए, ये बेस यहां से लेके यहां तक बनेगी, उसके लिए मुझे 0.25 में से 0.05 को माइनस करना पड़ेगा और ये बनेगी 0.2। समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। तो इस तरह से ये बन गया 0.2। इसी तरह से मैं अब अगर इन्हीं पॉइंट से इनिशियल और फाइनल पॉइंट यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं वाई एक्सिस के ऊपर, तो मुझे बताओ ये वाला पॉइंट कितनी रीडिंग बता रहा है? यहां पे अगर 30 है तो ये 30 आ गया, फिर आपके पास ये सॉरी ये 30 हो गया, यहां पे 35 होगा, तो ये क्या होगा? 32.5, 32.5। और यहां रीडिंग कितनी बनेगी? अगर ये 40 है तो यहां पे जाके 50 होना है, तो ये 45 है। तो मैं अगर ये 45 में से 32.5 को माइनस कर दूं, 45 माइनस 32.5, तो मेरे पास ये वाली जो लेंथ है जो परपेंडिकुलर है जो बिल्कुल इसके बराबर है वो कैलकुलेट हो जाएगा। जब मेरे पास परपेंडिकुलर भी आ जाए, परपेंडिकुलर को आप डेल्टा एफ कर लो और यहां पे जो बेस है उसे डेल्टा एक्स कर लो। तो अगर मैं स्लोप निकालता हूं तो मेरे पास जो स्लोप होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एक्स। ये मेरे पास ग्रेडियंट आ जाएगा फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ का। ये मैंने थोड़ा आपको, वैसे तो इसमें ग्राफ के अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट वे से गिवन है, लेकिन मेरा मकसद ये था कि जो डाटा हमने कलेक्ट किया है फोर्स और एक्सटेंशन के बारे में, उससे ग्राफ प्लॉट करके हम स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो भी इनिशियल पॉइंट है ग्राफ का और फाइनल पॉइंट, उससे हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर भी, वहां से हमारे पास बेस आ जाएगी, और उधर से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे वाई एक्सिस के ऊपर, हमारे पास वहां से परपेंडिकुलर आ जाएगा। और स्लोप निकालने के लिए परपेंडिकुलर ओवर बेस करते हैं और इस तरह से स्लोप कैलकुलेट किया जाएगा। अब आते हैं हम यहां पे, ये सारा सेटअप हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अब फाइनली ये जो मेन ग्राफ हमारे पास आएगा फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, वो स्ट्रेट लाइन ही होगा, उसमें कुछ पार्ट तो स्ट्रेट लाइन होगा और आगे कर्व भी होगा। यहां जहां तक ये पार्ट स्ट्रेट लाइन है वहां तक हमारा हुक्स लॉ ओबे होता है, वहां तक स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये लीनियर पार्ट कहते हैं इसको। और हमने जो इलास्टिक मॉडुलस या यंग मॉडुलस, इसको अगर कैलकुलेट करने की बात करना है तो हमने लीनियर पार्ट तक इसको कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि ये डिफाइन ही इलास्टिक लिमिट तक किया जाता है जहां तक हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, आगे तो प्लास्टिक बिहेवियर शुरू हो जाता है। तो इलास्टिसिटी के अंदर अंदर आप इलास्टिक मॉडुलस को कैलकुलेट करते हो। तो ये बिल्कुल वैसे की है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा की है, यहां पे फोर्स अगर एफ है, ये आप इधर परपेंडिकुलर ड्रा कर लो, इधर फोर्स एफ है, फाइनल और इनिशियल फोर्स 0 है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो फाइनल फोर्स एफ, इनिशियल फोर्स 0, तो ये मेरे पास एफ के बराबर वैल्यू आ जाएगी। और अगर ये आपके पास एफ के बराबर है तो ये भी एफ है, इसको मैंने एफ माइनस 0 लिखा हुआ है। ऐसे ही अगर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर, तो यहां पे अगर एक्सटेंशन x है और इनिशियल एक्सटेंशन 0 है, तो बताओ ये कितनी बनेगी? x माइनस 0। अब आप परपेंडिकुलर ओवर बेस करोगे तो आपके पास ग्रेडियंट आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर हमारा f माइनस 0 है और बेस यहां पे x माइनस 0 है। इस तरह से सिंप्लीफाई करके
ग्रेडियंट हमारा एफ ओवर एक्स आ जाएगा। और ये हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी जिससे हमारे पास ग्रेडियंट आएगा। आगे हमने फार्मूला ऑलरेडी बनाया हुआ है, अगर हम उस फार्मूले पे वापस जाएं, ये जो फार्मूला हमने बनाया है इसमें ग्रेडियंट की जो वैल्यू हमने निकाली होगी वो इधर पुट करेंगे, और जो ओरिजिनल लेंथ हमने कैलकुलेट की थी जिसे मैंने एल नॉट कहा था वो भी हमने कैलकुलेट की होगी। बगैर लोड हैंग किए हमने जो भी फाइनल लेंथ, इनिशियल लेंथ थी, जो फिक्स पॉइंट से लेके मार्कर की इनिशियल पोजीशन तक लेंथ थी वो भी निकाली होगी। और डायमीटर कैसे निकालेंगे यहां पे इस वायर का, उसके लिए एक डिवाइस है स्क्रू गेज माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को आपने यूज करना है, उसकी हेल्प से आप क्या करोगे कि वायर के डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर वहां पे डायमीटर को मेजर करोगे, फिर उसकी एवरेज वैल्यू ले लोगे। एवरेज इसलिए लेते हैं ताकि जो एरर है वो मिनिमाइज हो जाए, और वो हमारा डायमीटर भी कैलकुलेट हो जाएगा। सारी वैल्यू जब पुट कर देंगे तो हमारे पास जो भी मेटल वायर हमने ली होगी उसका यंग मॉडुलस कैलकुलेट हो जाएगा। तो यंग मॉडुलस को कैलकुलेट करने के लिए जितने भी पैरामीटर इसके अंदर मेंशन किए गए हैं वो सारे के सारे हमने एक्सपेरिमेंटली मेजर करने हैं, और ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप था जिससे आपने यंग मॉडुलस को कैलकुलेट करना सीखा। ठीक हो गया बच्चों। और इसमें अगर ये हमारा आज का मेन जो है वो टॉपिक था जो आपने अंडरस्टैंड किया, बाकी इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट टाइम देखेंगे। थैंक यू।